नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 12 जून 2026 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। तीन इश्यूज हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एफसीआरए बिल से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा आर्टिकल, क्या बड़ी फैमिलीज के लिए यानी ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए सरकार को इंसेंटिव देने चाहिए। तीसरा आर्टिकल मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा में जो नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ उससे संबंधित है। और सॉरी, थोड़ा आज डिस्कशन लेट हो गई, मतलब पिछले कुछ दिनों से लेट ही चल रही है सही बताऊं तो, लेकिन मैं अगले हफ्ते से पूरी कोशिश करूंगा जल्दी करने की। बस यार, दिक्कत आ जाती है कई बार, जैसे मैनेजमेंट का काम आ जाता है ना, लेकिन सबसे पहले मैं इसे ही निपटाऊंगा, मतलब प्रायोरिटी मस्ट बी एडिटोरियल डिस्कशन। तो ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल एफसीआरए बिल के बारे में है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एफसीआरए का मतलब क्या है, जिसके बारे में हम ये आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, और एफसीआरए से संबंधित बिल आया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बोलूं, अगर देखो इंडिया के किसी एनजीओ को ना बाहर से पैसा चाहिए यानी फॉरेन से, तो उन्हें ना एफसीआरए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। ओरिजिनली देखो ये जो कानून आया था ना, एफसीआरए एक्ट, ये इमरजेंसी के दौरान आया था 1976 में। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार का ये कहना था कि बाहरी ताकतें जो हैं, दूसरे देश जो हैं, वो इंडिया के अंदरूनी मामलों में इंटरफेयर कर रहे हैं एनजीओ के माध्यम से। यानी इंडिया के एनजीओ दूसरे देशों से पैसा हासिल करते, फिर उस पैसे का वो इस्तेमाल करते इंडिया में इंस्टेबिलिटी लाने के लिए, सरकार को अस्थिर करने के लिए। तो इसीलिए उस समय ये जो एक्ट था वो आया था। लेकिन धीरे धीरे ये एक्ट पुराना हो गया, इस वजह से 2010 में इस एक्ट को ना फिर से लिख दिया गया, और ये अनिवार्य कर दिया गया कि जिसको भी फॉरेन फंड्स एक्सेप्ट करने हैं ना, तो एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के फॉरेन फंड्स नहीं हासिल किए जा सकते। लेकिन देखो, राइटर कहते हैं सरकार ने इस एफसीआरए एक्ट को ना अमेंड कर दिया 2020 में, और अमेंडमेंट जो थी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। मतलब कुछ ऐसे रूल्स बना दिए गए कि एनजीओज का ना फौरन से पैसा हासिल करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। क्या क्या नई चीजें हुई 2020 के अमेंडमेंट एक्ट में? सबसे पहली चीज, एसबीआई डेली रूल। एनजीओज का ना, एनजीओज को अपना एफसीआरए अकाउंट, यानी जिस अकाउंट में वो फौरन से पैसा हासिल कर रहे हैं ना, उनको वो अपना एफसीआरए अकाउंट सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की न्यू दिल्ली ब्रांच में खोलना अनिवार्य कर दिया गया। पहली चीज। दूसरी चीज, पहले एनजीओ देखो फॉरेन से जो पैसा हासिल करते थे ना, उसका 50% रेंट और सैलरीज पे खर्चा कर सकते थे। लेकिन 2020 में सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया, फॉरेन से जो पैसा एनजीओ हासिल कर रहा है, फॉर एग्जांपल 1 लाख, तो उसका सिर्फ 20% ही रेंट और सैलरीज पे खर्च किया जा सकता है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च किया जा सकता है। फिर तीसरी चीज, नो सब ग्रांटिंग। एक बड़ा एनजीओ जो फॉरेन से पैसा हासिल कर रहा है, उसे देखो किसी छोटे एनजीओ को नहीं दे सकता, उस पैसे को खुद ही खर्च करना पड़ेगा। आगे जाके सब ग्रांटिंग नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल एबीसी एनजीओ ने पैसा हासिल किया फॉरेन से, ऐसा नहीं कि वो एक्स वाई जेड को उसी पैसे को थोड़ा सा दे दे, नहीं। तो देखो ये जो स्ट्रिक्ट कंडीशंस 2020 की अमेंडमेंट में सरकार ने रख दी, इसका इंपैक्ट ये हुआ, छोटे छोटे जो एनजीओ थे, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, उनको देखो फंड की कमी होने लगी। सरकार के भी अपने कंसर्न्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, आगे आएगा। अब सरकार 2026 में फिर से एक बिल लेके आई है एफसीआरए से संबंधित। सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026। ये मार्च में इंट्रोड्यूस किया था, अभी नहीं किया, मतलब कल परसों की खबर नहीं है, मार्च की खबर है। गोल क्या है? सरकार कहती है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए हम ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम ये बिल लेके आए हैं। लेकिन राइटर कहते हैं जो गवर्नमेंट है उसका मकसद रेगुलेटर बनना नहीं है, उसका मकसद कंट्रोलर बनना है, तभी वो ये बिल लेकर आई है। क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं 2026 के इस बिल में? सबसे पहले सेक्शन 14B। सेक्शन 14B ये क्या कहता है? पहले देखो, अगर आपने रूल तोड़ा तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता था,
लेकिन अब अगर आपने टाइम पे रिन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं किया या गवर्नमेंट ने रिन्यूअल की फाइल को पेंडिंग रखा, आपने रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दिया, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, तो भी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। समझ गए? पहले होता था सिर्फ रूल तोड़ोगे तभी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, अभी तो ऐसा हो गया आपने रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रखा है, 5 साल हो गए रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया है, सरकार ने जवाब नहीं दिया, अभी फाइल पेंडिंग है, मीनवाइल आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। समझ गए? तो इसका मतलब तो ये हुआ किसी एनजीओ को बिना उसके मिसकंडक्ट के, सिर्फ गवर्नमेंट डिलेस के चलते उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। फिर है सेक्शन 16A एंड चैप्टर 3 ये वाला, ये नया सेक्शन ऐड किया गया है, न्यू सेक्शन 16A एंड चैप्टर 3 इसमें ये लिखा गया है, मान लो एक एनजीओ का ना एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया या फिर उसने सरेंडर कर दिया या फिर खत्म हो गया उसका लाइसेंस का पीरियड, तो भाई उस एनजीओ की सारी प्रॉपर्टी और जो भी फॉरेन फंड्स उसके अकाउंट में पड़े हैं, ऑटोमेटिकली वो जो फंड्स है ना या फिर उस एनजीओ की प्रॉपर्टी जो है वो एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास में ट्रांसफर हो जाएंगे, और वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो होगी वो सरकार की होगी। समझ गए? कोई एबीसी एनजीओ है, उसका रजिस्ट्रेशन या तो कैंसिल हो गया या फिर रिन्यू नहीं हुआ, तो मीनवाइल उसकी सारी प्रॉपर्टी, उस एनजीओ के सारे फॉरेन फंड्स जो हैं एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को चले जाएंगे और वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी सरकार की होगी, गवर्नमेंट अपॉइंटेड होगी। तो खतरा इसमें यह है कि भाई कोई कोर्ट ऑर्डर की जरूरत ही नहीं है, एक सिंपल सा सरकार ने ऑर्डर पास कर दिया कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल, तो उस एनजीओ की सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा उस डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास में चला जाएगा, यानी सरकारी अथॉरिटी के पास में चला जाएगा। मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास में और पैसा ट्रांसफर हो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। तो ये प्रोविजन बहुत खतरनाक है। और सबसे बड़ी बात, मान लो किसी हॉस्पिटल में ना आधा पैसा तो मान लो फॉरेन था, आधा पैसा तो एनजीओ को फॉरेन फंड जो प्राप्त हुआ था वहां से लगाया और आधा पैसा इंडिया से ही जुटाया गया, तो भी देखो हॉस्पिटल की जो प्रॉपर्टी है वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को ट्रांसफर हो जाएगी। ये फर्क नहीं पड़ता कि फॉरेन फंड किसी प्रॉपर्टी में कितना लगा है, नहीं, ट्रांसफर हो जाएगा डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को। फिर सेक्शन 13 जो है वो भी अमेंड किया गया है। मान लो अगर एनजीओ सस्पेंड होता है तो बिना गवर्नमेंट के प्रायर अप्रूवल के वो अपने जो एग्जिस्टिंग एसेट्स है ना वो भी नहीं यूज कर सकता, सब कुछ रुक जाएगा। फिर नेक्स्ट सेक्शन 43 को भी अमेंड किया गया है। पहले देखो स्टेट गवर्नमेंट्स इन्वेस्टिगेट कर सकती थी इन इश्यूज को, लेकिन अब ये बोल दिया गया है कि स्टेट की पुलिस या फिर स्टेट की एजेंसीज यूनियन गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना एफसीआरए वायलेशन के केसेस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। नेक्स्ट सेक्शन 22 एबोलिश कर दिया गया है। मतलब जो रूल्स वो एनजीओज जो बंद पड़ चुके हैं ना उनके एसेट्स को हैंडल करने के लिए था, उन्हें भी हटा दिया गया है। मतलब अब प्रोसेसेस के लिए कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है ही नहीं, स्ट्रिक्ट टाइमलाइन है ही नहीं। तो यानी जो एनजीओज बंद पड़ चुके हैं, बंद हो गए हैं, उनके एसेट्स को हैंडल करने के लिए कोई टाइमलाइन नहीं है। अब थोड़ा सा डेटा भी देख लीजिए। राइटर कहते हैं देखो 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने एक रिपोर्ट निकाली थी कि हमारे देश में जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है ना वो 27 लाख जॉब्स क्रिएट करती हैं और उनमें 34 लाख फुल टाइम वॉलंटियर्स एंगेज होते हैं। तो ये तो देखो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट से भी ज्यादा है। एनजीओ सेक्टर देश की जीडीपी में 2% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और ह्यूमन कॉस्ट की बात करें, देखो जब एक लाइसेंस कैंसिल होता है ना तो 4 से लेके 8 लाख बेनिफिशरीज के बीच नुकसान होता है, उन लोगों को नुकसान होता है। किसी को वैक्सीन नहीं मिलती, किसी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता, किसी को चाइल्ड प्रोटेक्शन नहीं मिलता। और ये कहना कि देखो पैसा जो है सरकार के पास में चला जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में अगर एफसीआरए का लाइसेंस कैंसिल होता है, ये तो गलत हो गया ना। फॉरेन डोनर्स ने पैसा किसी पर्टिकुलर इंटेंट के साथ में दिया था, लेकिन वो पैसा सरकार के पास जाने के लिए उन्होंने नहीं दिया था। समझ गए? फिर ये सारे जो राइट्स हैं ना वो वायलेट होते हैं, जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 1C, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस। फिर आर्टिकल 25 26 है फ्रीडम ऑफ रिलीजन।
फिर माइनॉरिटी राइट्स वाला आर्टिकल 29 एंड 30 और आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी, ये सब राइट्स जो है वो वायलेट होते हैं। लास्ट में कंक्लूजन में क्या बोल सकते हो? कंक्लूजन में देखो ये बोल सकते हो, एक फेमस पॉलिटिकल थिंकर है टोकिविले, इन्होंने ना एक बार ये बोला था कि वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी जो है ना वो किसी भी डेमोक्रेसी की जान है, लाइफ ब्लड है। देखो ये बात सही है, सरकार कहती है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए हम ये सब कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी तो नेगोशिएबल है ही नहीं। कई बार सेल कंपनीज का यूज किया जाता है टेरर फंड्स को इधर उधर भेजने के लिए, वो चीज रुकनी चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि आप मतलब थोड़ा सा कट लगा है और उसको लेके उसको ठीक करने के लिए आप सर्जरी कर देते हो बहुत बड़ी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, जो खराब फर्म्स हैं, खराब एनजीओज हैं, उनको आप रोको जो देश की नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इसकी वजह से पूरा सेक्टर सफर नहीं करना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये ऊपर कीवर्ड्स हैं: ड्यू प्रोसेस डेफिसिट, चिलिंग इफेक्ट ऑन सिविल सोसाइटी, प्रोविजनल वेस्टिंग, एग्जीक्यूटिव ओवररीच, डेमोक्रेटिक पैरालिसिस, ये आप यूज कर सकते हो, ये हिंदी में भी है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इकोनॉमिस्ट मैगजीन में ना एक न्यूज पब्लिश हुई कि इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट है बहुत तेजी से गिर रही है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या इंडिया को इंसेंटिव देना चाहिए बड़ी फैमिलीज के लिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए? तो ये आर्टिकल डिस्कस करें उससे पहले दो टर्म्स का मतलब आपको पता होना चाहिए: टोटल फर्टिलिटी रेट एंड रिप्लेसमेंट रेट। बिगिनर्स को बता देता हूं, जो सीनियर एस्पायरेंट्स हैं उनको तो काफी पता होगा, बहुत बार उन्होंने ये सुन लिया होगा। टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब एक महिला अपने जीवन काल में एवरेज के तौर पे कितने बच्चों को जन्म देती है, ये होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। रिप्लेसमेंट रेट होता है जब देखो टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 होना, तो उसे रिप्लेसमेंट रेट बोलते हैं। मतलब कि जब देखो दो पेरेंट्स, एक मम्मी एक पापा, वो आगे दो बच्चों को जन्म देते हैं, इसका मतलब जनसंख्या अब स्टेबल हो गई है, हम दो हमारे दो। लेकिन अब कुछ बच्चों के देखो अनफॉर्चुनेटली डेथ भी हो सकती है, इसलिए 0.1 भी ऐड कर दिया, 0.1। तो रिप्लेसमेंट रेट 2.1 जब टोटल फर्टिलिटी रेट होती है ना, वो होता है रिप्लेसमेंट रेट। जब किसी देश की रिप्लेसमेंट रेट 2.1 हो तो इसका मतलब उस देश की पॉपुलेशन अब स्टेबलाइज हो रही है। अगर मान लो टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से ज्यादा है, तो मतलब फिर देखो उस देश की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। और किसी देश की पॉपुलेशन मान लो वहां पे टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से 1 है, तो अल्टीमेटली देखो वहां पे पॉपुलेशन गिरेगी। अब आप थोड़ा इतिहास में चलिए, 1952 में क्या हुआ था? इंडिया दुनिया का देखो पहला ऐसा देश बना जिसने ना ऑफिशियली फैमिली को प्लान करने वाला प्रोग्राम लॉन्च किया था, ताकि पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया जा सके। दशकों तक देखो हमने क्या कोशिश की, हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन आज हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ना, वो रिप्लेसमेंट रेट से भी नीचे आ गया है, वो 1.9 आ गया है। यानी अब आगे जाके धीरे धीरे इंडिया की पॉपुलेशन गिरनी स्टार्ट होगी, कम होनी स्टार्ट होगी। अभी तो देखो ग्रो करेगी, लेकिन ये आगे आने वाले 30 सालों के बाद पॉपुलेशन फिर गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि देखो अब वो वाली चीज नहीं चल रही ना, हम दो हमारे 1.9 तक बात आ गई है। यानी जब पेरेंट्स की डेथ होगी तो बच्चे दो नहीं होंगे, उनको रिप्लेस करने के लिए 1.9 होंगे। अब धीरे धीरे ये और भी कम होगी टोटल फर्टिलिटी रेट। साउथ इंडिया में तो ये 1.3 आ गई है, मतलब समझ गए, साउथ इंडिया में ये 1.3 आ गई है। बिल्कुल इमीडिएट फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आने वाले 20-30 सालों में ऐसा नहीं है कि दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए देखो, मान लो कोई वीडियो बनाओ ना, थंबनेल ये बना लो कि इंडिया की घटती पॉपुलेशन एक चिंता है। तो जिनको पता नहीं होता ना, आप तो यूपीएससी एस्पायरेंट हो, जिनको पता नहीं होता वो ना बहुत सुनाने लगते हैं, अरे तुम्हें क्या पता, रेलवे स्टेशन पे जाके देखो कितनी भीड़ है, वहां पे जाके देखो कितनी भीड़ है, और तुम यूं बोल रहे हो कि यहाँ पॉपुलेशन का घटना एक चिंता है। एक्चुअल में उनको ये नहीं पता कि आने वाले 20-30 सालों में तो पॉपुलेशन ऐसे ही करती रहेगी ग्रो, लेकिन दिक्कत आएगी आने वाले 20-30 साल बाद, उस समय दिक्कत आएगी। अभी दिक्कत नहीं है बिल्कुल नियर फ्यूचर में। अभी दिक्कत है डीलिमिटेशन की। साउथ इंडिया वाले बोलते हैं हमने पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया, लेकिन आप सीटें कम कर रहे हो हमारी, समझ गए? डीलिमिटेशन का रिस्क है उनको 2026
के बाद में जो भी फ्रेश सेंसस कंडक्ट होगा ना, उसके बेस पे डिलिमिटेशन होगा। तो नए डिलिमिटेशन होगा तो फिर साउथ इंडिया को कम सीट्स मिलेंगी। और फिर देखो आगे जाएंगे तो दिक्कत ये आएगी कि मान लो पॉपुलेशन कम हो रही है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो मान लो काम करने वाले लोग कम हैं, डिपेंडेंट ज्यादा हैं। काम करने वाले लोग कम हैं और उनके ऊपर डिपेंडेंट लोग ज्यादा हैं, बूढ़े लोग ज्यादा हैं, बच्चे उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। और कम लोग मतलब फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर कम, फार्म में काम करने वाले वर्कर कम, टैक्स देने वाले लोग कम, इकोनॉमी स्लो डाउन करती है। तो आज से 30 साल बाद दिक्कत होनी स्टार्ट होगी। फिर इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो ये प्रॉब्लम दिख रही है ना, तो कुछ राज्यों ने क्या किया, कैश देना स्टार्ट कर दिया। जैसे आंध्र प्रदेश कहता है कि हम 40,000 रुपए इंसेंटिव देंगे ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए। लेकिन आप बताओ एक मिडिल क्लास की फैमिली 40,000 रुपए के चक्कर में ज्यादा बच्चे पैदा करेगी? नहीं करेगी। बच्चे को पालने की जो कॉस्ट है वो लाखों में आती है, तो 40,000 से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जो बहुत गरीब हैं या मार्जिनलाइज्ड फैमिलीज के हैं, वो 40,000 के चक्कर में थोड़े समय के लिए रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, लेकिन इससे बल्कि गरीबी बढ़ेगी, ठीक नहीं होगी। हमारे देश में दिक्कत ये भी है ना, आंध्र प्रदेश का डेटा है 25% लड़कियों की 18 साल से पहले शादी कर दी जाती है। सिर्फ 48% महिलाएं जो है वो एम्प्लॉयड हैं, जबकि हमें आवश्यकता है यूरोपियन स्टाइल इंसेंटिव देने की। 80% महिलाओं का पार्टिसिपेशन होना चाहिए लेबर फोर्स में। आप ग्लोबल केस स्टडीज देखिए, अलग अलग देशों ने कोशिश की इस प्रकार से इंसेंटिव देने की, कोई देश सफल नहीं हुआ। जैसे देखो पोलैंड ने भी इसी प्रकार की कोशिश की। थोड़े समय के लिए तो बर्थ्स में इजाफा देखने को मिला लोअर इनकम ग्रुप्स में, लेकिन फिर नतीजा ढाक के तीन पात, यानी बर्थ रेट थोड़े समय के लिए बढ़े लेकिन बाद में फिर कम हो गए। जापान, साउथ कोरिया ने भी कोशिश की ये इंश्योर करने की ज्यादा बच्चे पैदा हों। उन्होंने बहुत ज्यादा टैक्स इंसेंटिव दिए उन फैमिलीज को जहां पे बच्चे ज्यादा पैदा हुए, कैश ट्रांसफर भी दिए। साउथ कोरिया ने तो पिछले कुछ दशकों में ना $200 बिलियन खर्च कर दिए मोटिवेट करने के लिए कि उनके देश में बच्चे ज्यादा पैदा हों। लेकिन सोच के देखो, वहां तो फर्टिलिटी रेट 0.72 थी 2023 में, यानी हम दो, हमारा 0.72, एक बच्चा भी एवरेज के तौर पे पैदा नहीं कर रहे हैं साउथ कोरिया में। फिर स्वीडन एंड फ्रांस का हाल देखिए, यहां पे थोड़ा सा फायदा हुआ। मतलब अभी तक सबसे बढ़िया जो स्कीम लगी राइटर को वो फ्रांस और स्वीडन की लगी। उन्होंने ना पेरेंटल लीव पे फोकस किया, उन्होंने सब्सिडाइज्ड चाइल्ड केयर पे फोकस किया कि बच्चे को पालना इजी रहे, महंगा ना हो। तो इससे उनकी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है इंप्रूव हुई, लेकिन रिप्लेसमेंट लेवल से अभी भी कम है। समझ गए? और देखो राइटर कहते हैं जब मल्टीपल क्राइसिस एक ही समय में आते हैं ना, जैसे क्लाइमेट चेंज, जॉब्स इनसिक्योरिटी, इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट, जैसे ईरान और यूएसए के बीच में झगड़ा चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में ना यूथ किसको प्रायोरिटी देते हैं? पैसा सेव करने पे प्रायोरिटी देते हैं, स्टेबिलिटी पे प्रायोरिटी देते हैं बजाय फैमिली बनाने के। इतने सारे लोग तो ऐसे हैं जो शादी नहीं कर रहे आज के समय में। सोच अब बदल गई है। पहले शादी ना होना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी कि अरे तुम्हारी शादी नहीं हुई, मोहल्ले में गिने चुने लोग होते थे जिनकी शादी नहीं हुई। आज आप देखोगे तो मतलब बहुत सारे लोग आपको मोहल्ले में दिख जाएंगे जिनकी शादी नहीं हुई, और वो बाय चॉइस वो शादी नहीं करना चाहते हैं। तो ये तो वो लोग हैं जो शादी ही नहीं कर रहे, और उन लोगों की बात अलग है जिन्होंने शादी की और बच्चे पैदा नहीं किए या फिर रिप्लेसमेंट रेट से कम किए। फिर राइटर बोलते हैं मदरहुड पेनल्टी, इस चीज को एड्रेस करना पड़ेगा कि भाई मां बनने की जो कॉस्ट है एक महिला को कितनी चुकानी पड़ती है। जब एक महिला मां बनती है ना, उसका करियर रुक जाता है, प्रमोशन डिले हो जाती है, कई बार तो जॉब छूट भी जाती है। तो ये इतनी ज्यादा जो कीमत एक महिला को चुकानी पड़ती है ना मां बनने पर, उसको आप किसी कैश इंसेंटिव में नहीं तोल सकते। तो कम से कम 40,000 से तो कुछ होने वाला है नहीं, जैसा आंध्र प्रदेश ने कोशिश की। फ्रांस की तरह हमें मॉडल अपनाना चाहिए, पेरेंटल लीव स्ट्रोंग हो, आसानी से पेरेंटल लीव मिल जाए, सोशल सिक्योरिटी मजबूत हो, बच्चों को पालना आसान हो, तब जाके कुछ हो सकता है। फिर एक केस स्टडी की बात की जाती है, लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया। इस स्टडी का प्रोजेक्शन ये कहता है कि 2050 तक ना इंडिया की पॉपुलेशन में ना 20% ऐसे होंगे जिनकी एज
60 से ज्यादा होगी। जब देखो बूढ़े लोग ज्यादा होंगे 2050 आते आते, फिर देखो एल्डर्स की केयर के लिए हमारे देश में इकोसिस्टम होना चाहिए, उनके लिए सोशल सपोर्ट, उनके लिए हेल्थ सपोर्ट। तो बूढ़ों की जो केयर है ना, उसकी इकोनॉमी को बोलते हैं सिल्वर इकोनॉमी। तो हमें ना हमारे देश में सिल्वर इकोनॉमी पे फोकस करना होगा। फिर नेक्स्ट है डेमोग्राफिक एंजाइटी एंड नॉर्थ साउथ माइग्रेशन। राइटर बोलते हैं, साउथ इंडिया के कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि हमारी पॉपुलेशन कम हो रही है तो नॉर्थ इंडिया से माइग्रेंट्स आएंगे और वहां की जो आइडेंटिटी है ना उसे धीरे धीरे डाइल्यूट कर देंगे। राइटर बोलते हैं देखो माइग्रेशन का लेना देना पॉपुलेशन से नहीं है सिर्फ, मतलब साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो मैनुअल लेबर करते नहीं है ज्यादा, और जैसे नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं वहां पे जॉब्स की कमी है, वो मैनुअल लेबर कर देते हैं। तो इस वजह से तो ये तो पॉपुलेशन दोनों के बराबर रही तो भी माइग्रेशन हो सकता है, इसका पॉपुलेशन से लेना देना नहीं है। अगर साउथ इंडिया में ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं तो इससे माइग्रेशन नहीं रुकने वाला है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। अब ये कीवर्ड्स देख लीजिए, टोटल फर्टिलिटी रेट, रिप्लेसमेंट रेट, हैम हैंडेड पॉलिसी मतलब पुअरली प्लान्ड पॉलिसी, मदरहुड पेनल्टी, ये देखो कितना बढ़िया कीवर्ड है, मदरहुड पेनल्टी, डेमोग्राफिक एंजाइटी, सिल्वर इकोनॉमी, ये सब आप यूज कर सकते हो। फिर ये पहले क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं इनको आप अटेम्प्ट कीजिए, जहां पे देखो आज के आर्टिकल के जो पॉइंट्स हैं वो यूज हो सकते हैं। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल देखो मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नॉमिनेशन से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। कांग्रेस के लीडर हैं, इन्होंने ना मध्य प्रदेश में राज्यसभा के इलेक्शन हुए थे, वहां से नॉमिनेशन फाइल किया, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर जो थे उन्होंने इनका नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया। आरोप ये लगाया इन्होंने ना अपने खिलाफ चल रहे एक केस के बारे में चीजें छुपाई, मतलब इनके खिलाफ एक क्रिमिनल केस पेंडिंग था हैदराबाद में, जिसकी जानकारी इन्होंने एफिडेविट में नहीं दी, और इस वजह से इनका जो नॉमिनेशन था वो कैंसिल कर दिया गया रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। लेकिन राइटर बोलते हैं देखो ये तो बहुत गलत है। गलत कैसे है? देखो दो चीजों के बीच में डिफरेंस होता है, एफआईआर वर्सेस प्राइवेट कंप्लेंट। देखो पुलिस जब केस लिखती है तो उसे एफआईआर बोलते हैं, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं। लेकिन जो चीज छुपाई मीनाक्षी नटराजन ने वो पुलिस के द्वारा दर्ज की गई एफआईआर नहीं थी। एक तेलुगु देशम पार्टी के लीडर ने ना कोर्ट में डायरेक्ट इनके खिलाफ कंप्लेंट की थी। अब इसको बोलते हैं प्राइवेट कंप्लेंट। जब आप मतलब किसी के अगेंस्ट कोर्ट में कंप्लेंट कर देते हो ना, इसे प्राइवेट कंप्लेंट बोलते हैं। तो कोर्ट ऐसी कंप्लेंट्स ना डायरेक्ट सुन सकती है और नोटिस भेज सकती है। तो मीनाक्षी नटराजन के अगेंस्ट जो प्राइवेट कंप्लेंट किसी ने की थी ना, टीडीपी के लीडर ने की थी, इस कंप्लेंट में पहली तो बात मीनाक्षी नटराजन जिनका नॉमिनेशन कैंसिल हुआ वो मेन आरोपी है ही नहीं। मेन आरोपी कोई और कांग्रेस का लीडर है, और उस नेता पर बदतमीजी पे आरोप है और धमकाने का आरोप है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का आरोप है। मीनाक्षी नटराजन का नाम उस प्राइवेट कंप्लेंट में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि उन्होंने एक्शन नहीं लिया, मतलब किसी और कांग्रेस के लीडर पे मान लो आरोप है कि भाई तुमने बदतमीजी की, बट कांग्रेस लीडर वो तेलंगाना के हैं और ये मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की तेलंगाना मान लो इंचार्ज हैं। तो टीडीपी लीडर मीनाक्षी नटराजन को बोलेगा नहीं, इंचार्ज को बोलेगा ना कि इस कांग्रेस के लीडर के अगेंस्ट एक्शन लीजिए जिसने मुझे धमकाया है। लेकिन मीनाक्षी नटराजन ने उस कांग्रेस लीडर के अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया, तो इसलिए कंप्लेंट मीनाक्षी नटराजन के अगेंस्ट भी फाइल कर ली। तो मतलब मीनाक्षी नटराजन जो है वो उनके खिलाफ मेन कंप्लेंट नहीं है, उनके खिलाफ कंप्लेंट इतनी है कि भाई तुमने एक्शन नहीं लिया। तो ये सारी चीजें सुन के कोर्ट ने ना एक नोटिस भेज दिया सिंपल कि आप अपना पक्ष रखिए। लेकिन आप बताओ क्या कोर्ट ने सिंपल एक नोटिस भेज दिया जिसमें मेन एक्यूज्ड है ही नहीं ये मीनाक्षी नटराजन, और वो भी कोर्ट ने सिंपल नोटिस भेज दिया, कोई एफआईआर नहीं हुई, तो क्या एक ये रीजन बनता है जिसकी वजह से आरओ ने, रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया? बिल्कुल नहीं, गलत लॉजिक है ये बहुत ही ज्यादा। फिर राइटर कहते हैं कि हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 33A के ऊपर।
क्या कहता है सेक्शन 33A? ध्यान से सुनना आप। सेक्शन 33A ये कहता है इलेक्शन लड़ने वाले हर कैंडिडेट को ना अपना रिकॉर्ड दिखाना होता है। लेकिन क्या छोटी मोटी हर कंप्लेंट दिखाना मैंडेटरी है? कोर्ट ने सिर्फ नोटिस भेज दिया वो भी दिखाना मैंडेटरी है? नहीं, कानून देखो बिल्कुल क्लियर है। दो मेन कंडीशंस होनी चाहिए। मतलब ऐसा क्राइम जिसमें मैक्सिमम सजा 2 साल या फिर 2 साल से अधिक हो सकती है, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए हों। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल होती है ना, तब इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट को अपना ये रिकॉर्ड दिखाना होता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड। अगर ये दो बातें नहीं हैं तो फिर उसे एफिडेविट में दिखाना जरूरी नहीं होता। आप पूछोगे, कोई बिगिनर बच्चे पूछेंगे, सर ये फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस का क्या मतलब है? देखो सिंपल है, आसान भाषा में आपको बताता हूं फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होता है। देखो मान लो जब कोई क्राइम हुआ है तो पुलिस क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में चार्जशीट फाइल करती है। अब चार्जशीट फाइल हो गई तो उसके बेस पे जज जो है चार्जशीट के बेस पे एविडेंस को क्लोजली देखते हैं। और अगर जज को लगता है कि चार्जशीट देख के कि प्राइमरी केस सच में बनता है तो वो ऑफिशियली ना आरोप तय कर देते हैं जज। इसे बोलते हैं चार्जेस फ्रेम होना। ये देखो एक प्रॉपर सीरियस जुडिशियल स्टेप होता है। लेकिन मान लो सिर्फ किसी का नाम प्राइवेट कंप्लेंट में आ गया तो भाई चार्जेस फ्रेम थोड़ी ना हुए हैं। अभी तो जज ने सिर्फ नोटिस भेजा है आपको, जज ने पक्ष सुनने के लिए नोटिस भेजा है, चार्जेस थोड़ी ना फ्रेम हुए हैं। लेकिन मीनाक्षी नटराजन के केस में ना चार्जेस फ्रेम हुए ही नहीं थे, उनको सिर्फ प्राइवेट कंप्लेंट आने पर एक नोटिस भेजा था। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका जो पेपर है किस लॉजिक पे रिजेक्ट किया? बुरी तरह से आर्बिट्ररी है। मतलब ये तो मनमानी वाली बात हो गई, गलत है ये, मतलब टोटली गलत है। थोड़ा सा इतिहास और देख लीजिए। ये जो क्रिमिनल रिकॉर्ड बताने वाला प्रोविजन है आया ही क्यों? सेक्शन 33A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 कब और क्यों आया? देखो 2002 में ना सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया था। केस था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। अब इस केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि भाई वोटर्स को ना कैंडिडेट के पास्ट को जानने का अधिकार है। ये वोटर्स का फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19(1)(a) के अकॉर्डिंग वो जिसे चुनने जा रहे हैं ना उसके पास्ट के बारे में वोटर्स को पता होना चाहिए। समझ गए? लेकिन पार्लियामेंट ने ना सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को रोकने की कोशिश की। पार्लियामेंट ने सेक्शन 33B लाकर अटेम्प्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को रोका जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बढ़िया थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जवाब दिया और बोला कि 33B सेक्शन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप पूछोगे सर सेक्शन 33B के बारे में बताइए तो सही। सेक्शन 33B जो था उसमें पार्लियामेंट ने ये प्रोविजन किया था कि कैंडिडेट को सिर्फ वही इंफॉर्मेशन, वही रिकॉर्ड डिस्क्लोज करने की आवश्यकता है जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किए हैं। तो ये तो एक प्रकार से पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई करने की कोशिश की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जवाब दिया और दो कंडीशंस रख दी, ये वाली जो मैंने आपको बताई ना, कि वो क्राइम जिसमें मैक्सिमम सजा 2 साल या उससे अधिक हो सकती है और जिसमें चार्जेस फ्रेम हो गए हों, दोनों कंडीशंस फुलफिल होती है ना, तो ऐसा गवर्नमेंट रिकॉर्ड डिस्क्लोज करने की आवश्यकता है। समझ गए? तो तब ये प्रोविजन आया था सेक्शन 33A। तो और राइटर बोलते हैं जो आरओ थे ना उन्होंने डबल स्टैंडर्ड फॉलो किए। मतलब मीनाक्षी नटराजन को तो उनका बनता ही नहीं था नॉमिनेशन रिजेक्शन, उनका तो रिजेक्ट कर दिया प्राइवेट कंप्लेंट आने पे भी, जिसमें वो आरोपी भी नहीं है। मतलब किसी भी सूरत में उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट होना ही नहीं चाहिए। लेकिन एक और कैंडिडेट थे जिसने ना अपने एफिडेविट में नॉमिनेशन में गलती कर दी। उसको पूरा मौका दिया गया कि आप अपना नॉमिनेशन ठीक कर लीजिए और उसने ठीक किया। बाद में वो इलेक्शन भी लड़े। लेकिन ये तो डबल स्टैंडर्ड वाली बात हो गई ना। तीनों बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसकी छवि ऑलरेडी खराब है, और इन चीजों से तो भाई और ज्यादा खराब होती है कि आप क्या ही कर रहे हो, लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं कर रहे हो, फील्ड ही नहीं दे रहे हो पोजीशन को। गलत चीज है ये। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये मेंस का क्वेश्चन 2015 में पूछा था और ये तीसरा क्वेश्चन, पोटेंशियल क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, आपको अटेम्प्ट करना है।
तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।